हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, जो कि हमारे सभी 7 चैप्टरों में से है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक बात दोस्तों, आप में से जो 90% बच्चे हैं वो वीडियो को देखते हैं, केवल सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही पूरी देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बीच में इसको छोड़ के चले जाओगे, क्लिक करके छोड़ के चले जाओगे, तो क्या फायदा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और मैंने सभी चैप्टरों के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, वो सभी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो नजरअंदाज नहीं करनी है इस बात को। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना, सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट 50 एमसीक्यू, तो चलिए दोस्तों उसको पढ़ते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आपको इस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इससे देखते हैं कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। दोस्तों तो मेसोपोटामिया की विशेषता कौन सी है। मेसोपोटामिया एक शहरी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, या लेखन कला विकास, या सुदूर देशों से व्यापार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम जहां तक कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर ये सारी विशेषताएं थी। शहरी नगरीय सभ्यता भी थी, लेखन कला और विकास भी थी, सुदूर देशों से व्यापार, और ये सारी चीजें ये थी जो कि हमारे मेसोपोटामिया में इंपॉर्टेंट थी। तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर का शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ था। उरुक, मारी, बेबोलिन, क्या लिखा है, बेबीलोन। तो दोस्तों कहां से मिला था ये हमें, उर्क। कहां से मिला था, वर का शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो उर्क से प्राप्त हुआ। अगर आप सभी को पता है, आप सभी स्मार्ट बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोग पढ़ते भी हो, बस यहां से रिवीजन करिए दोस्तों अच्छे से। चाहे तो इस वीडियो को पूरी देखें, लेकिन इसको स्पीड में करके देख ले, लेकिन पूरी देखनी है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं बार बार आपको एक ही बात क्यों कहता हूं, क्योंकि दोस्तों इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप आते हो क्लिक करते हो, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा ना करो कि मुझे बार बार कहना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एनमकर्क किस शहर का शासक था। एनमरकर किस शहर का शासक था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एनमरकर कौन से शहर का शासक था, तो ये उर्क शहर का शासक था। कौन, एनमरकर, ठीक है। देखिए एनमरकर, ठीक है, कौन से शहर का शासक था, तो उर्क शहर का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला। तो मारी, उरुक। तो दोस्तों कौन सा है, बेबीलोन। जो ये बेबीलोन शहर था ये खूब समृद्ध हुआ, खूब फला फूला, ठीक है, बेबीलोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों कौन से हाथी, ये आप कमेंट करके बताओ। इसका आंसर नहीं दिख रहा ना, चलो कमेंट करो फटाफट, कमेंट करके देखो, सबके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा प्रॉपर। तो बताएं कमेंट करके कि कौन सा है इसमें से। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों बता देंगे फटाफट। चलो ठीक है, आप सभी ने लिख दिया, बढ़िया। तो देखिए इसका है तांबा। जिसका सही है वो समझे, वो बंदा पास है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या थी। दोस्तों तो मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी क्या देन थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन भी है 8 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया को विश्व की क्या देन थी दोस्तों। तो काल गणना और गणित की विद्वत्पूर्ण परंपरा। तो दोस्तों ये दोनों ही जो ऑप्शन है सही हैं आपके, ये दोनों ही है जो मेसोपोटामिया की देन है, ठीक है। काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा, ठीक है। तो याद रखना है ये पॉइंट। आगे चलते हैं, ये ना दिक्कत होती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन थी। अब तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो ध्यान देखिए, सुमेरी, अक्दी या ए और बी। देखिए दोस्तों तो पहली मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो सुमेरी थी। कौन सी थी, सुमेरी। याद रखनी है, पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी मेसोपोटामिया की, तो सुमेरी थी। बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इसका आंसर नहीं दिख रहा, अब आपको बताना है। देखो मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी थी, बताओ कौन सी भाषाएं थी। सुमेरी, अक्दी, अरामाइक या उपरोक्त सभी।
कौन सी भाषा दोस्तों बोली जाती थी? मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी थी? चलिए बताएं। उपरोक्त सभी, हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारा ही जो भाषाएं थी दोस्तों, सुमेरी, अकदी, अरामाइक, ये सारी भाषाएं मेसोपोटामिया के अंदर जो है बोली जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ेगा वही जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक देखो क्या है ना, हमारे इसमें 21-22 MCQ आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए गिलमेश कहाँ का शासक था? गिलमेश कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये आपका उरुक का शासक था। ठीक है, अभी मत बोलना कि आंसर लिखा हुआ है, बेटा आंसर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको जानना जरूरी है। मेरे जानने से कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में लिखा होना चाहिए। ठीक है, कि ताकि आपके एग्जाम में आए आप आंसर टिक करो। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आपका जानना ये जरूरी है। ठीक है, तो आप याद करिए, ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, तो आइए सॉरी, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर, क्या बोला मैंने, पुरातात्विक सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में यह ज्ञात होता है कि वह 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो देखिए दोस्तों, मेरी फोन साइलेंट करो पहले। देखिए दोस्तों क्या बोला मैंने, पुरातात्विक सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में यह ज्ञात होता है कि 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो दोस्तों क्या है, उर्क, जो कि 250 हेक्टरों में यह शहर फैला हुआ था। आपका उर्क, उर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्क के आपने 4-5 MCQ देख लिए, तो सारे ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसको स्पीड में करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है ना, फटाफट मेरे साथ बोलिए, फटाफट 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 फटाफट, क्या फटाफट बोलना है। मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी थी? शहरी, नगरीय और सभ्यता, लेखन कला, विकास, सुदूर देशों से व्यापार, ये सारी चीजें थी। ठीक है, अवर का शीर्ष कहां से पाया गया था दोस्तों? उर्क से पाया गया था, बहुत बढ़िया। एन मरकर किस शहर का शासक था? तो आपका ये भी उर्क का था, याद रखना है। शहरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? तो बेबीलोन। ठीक है, मेसोपोटामिया के में एक पत्थर, तांबा। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन काल गणना और आपका गणित की विवादास्पद परंपरा। ठीक है, आगे चलते हैं, विविधतापूर्ण, सॉरी। ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरी। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी थी? तो आपका था उपरोक्त सभी, सुमेरी, अगदी, अरामाइक, सारी भाषाएं जो है ये बोली जाती थी। ठीक है, अब गिलमिश का महल कहां था? तो उर्क में था। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कि 250 मीटर हेक्टेयर में था, कौन था? उर्क था। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो अब इसको देखेंगे दोस्तों, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के निम्न में से किसका बहुतायत में से प्रयोग होता था? तो दोस्तों पेपाइरस पत्र, क्या रोमन साम्राज्य में जो लिखा जाता था उसको कौन से पत्र होते थे? पेपाइरस पत्र। ठीक है, कुछ गलत मत समझना, पेपाइरस पत्र बोला है मैंने। ठीक है, तो पेपाइरस पत्र पे लिखा जाता था। याद रखना कौन सी सामग्री का यूज किया जाता था लेखन के लिए? पेपाइरस पत्र। याद रखना, यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। देखिए, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती है? राइन, डेन्यूब, दजला, फरात और दोनों। तो आप बताइए कौन सा है, राइन है, ड्यून है या फिर दजला फरात है? दोस्तों तो यहाँ उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा को निर्धारित करने वाली है राइन और डेन्यूब। कौन सा है? राइन और डेन्यूब। दोस्तों तो इसका जब मैं मैप पढ़ाऊंगा ना तो आपको उसमें भी ये चीज पता चलने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक भी मार्क्स जो है आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, सारा यहीं पे पढ़ाया जाएगा आपको, बशर्ते चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक होना चाहिए दोस्तों, मैप की तुरंत ही वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? प्रिंसिपेट की स्थापना अगस्टस ने की थी। किसने की थी? आप देखो यहां से आपको याद रखना है, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो अगस्टस ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये प्रिंसिपेट वाला अगस्टस, याद रखना। शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है? कौन है शांति का राजा? मतलब किसका शासनकाल में शांति स्थापित हुई थी? तो दोस्तों अगस्टस। कौन? अगस्टस, याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपेट का भी अगस्टस था और शांति काल के लिए भी कौन माना जाता है? अगस्टस माना जाता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों देखिए, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारी वस्तुएं क्या थी? बताइए। गेहूं, अंगूरी, शराब, उपरोक्त सभी, जैतून का तेल। बताइए।
अब आपके लिए चैलेंज है, इसको ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फेंक के मारो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये कमेंट आ जाना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, देखता हूं कौन कौन बच्चा यहाँ पर सही आंसर देता है। मैं 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5। अब आप सब अपने अपने आंसर को मैच कर ले कि किसका आंसर सही है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कौन है उपरोक्त सभी। किसने किसने उपरोक्त सभी दिया, जिसने भी दिया सबका सही आंसर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यापारी क्या था, गेहूं भी था, अंगूरी शराब भी था, जैतून का तेल भी, जिसमें बड़े बड़े ड्रम होते थे उससे करते थे ये लोग, जैतून का तेल और उपरोक्त सभी चीजें याद रखना, ये सारे व्यापार होते थे वहां पे। अब आगे चलिए, देखो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर, रोमन साम्राज्य एक आधुनिक समाज था, इसका क्या कारण था, इसका कारण क्या था। तो देखिए, रोमन समाज में एक एकल परिवार व्यवस्था थी, पहला बात, हाँ थी, बिल्कुल थी। ठीक है, दूसरी, महिलाओं को कानूनी अधिकार था, बिल्कुल था। आपने अगर जरा सा भी पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है दूसरा चैप्टर, तो वहां से जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी जो प्ले लिस्ट है उसकी मैंने लिंक डायरेक्ट डाल दी है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जाके वहां से देख लेंगे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, ये भी था रोमन साम्राज्य में, उनको बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो आजाद थे, है ना। तो ये भी चीज यहाँ पे देखने वाली है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तीनों ही जो बात है वो सही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त सही चीज है, तीनों बातें जो हैं सारी सही हैं। ठीक है ना, इन एकल पारिवारिक भी था, ठीक है, कानूनी अधिकार भी थे महिलाओं को, और दासों को पूंजी निवेश का दर्जा भी प्राप्त था। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग कितने बढ़िया हो। लेकिन दोस्तों लाइक नहीं करते हो आप लोग, बस इस यही बात का मुझे जो है थोड़ा सा दुख है आपके सर को, कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और आप अपना एक वैल्यूएबल कमेंट नहीं करते हो। कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। दोस्तों आपके लिए बताओ, कुछ कमी की है मैंने? अभी सारी वीडियो लगातार आई आपके पास, हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगातार आए, आज एमसीक्यू भी क्लास ले रहा हूं मैं। तो दोस्तों मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं, लेकिन आपको भी दिखाना है कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब पढ़ाने के तौर पर। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं हमारा जो 7वां क्वेश्चन है। अरे भैया ये दो कहां से आ गया, अच्छा, एक मिनट। तो देखिए, युग्म को सुमेलित करना है दोस्तों में। ठीक है, तो यहां पर देखिए युग्म सुमेलित करने का क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। हाँ आ जाओ दोस्तों, बताओ कैसे। आप देखो क्या कैंपिनिया, फ्यूमन, ठीक है, बायोटिका और बाइजेकियम, इन सभी को आपको जो है मिलान करना है। तो कैसे करोगे बताओ आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को आंसर इसका, ध्यान से देख लेंगे। तो इसका आंसर है आपका ए का 3, बी का 1 और सी का 4। ठीक है, ए का 3, बी का क्या था, ध्यान से देख लेते हैं एक बार और, क्या था दोस्तों, बी का 1 है, सी का 4 है। ठीक है, बी का 1 है, सी का 4 है, और ये जो हमारा था 3। ठीक है, अब बाकी जो रह गया ये 2। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, मैच कर लो एक बार। 3 पे आ जाओ। ठीक है, इटली में था ये आपका, ये जो है कहाँ है, मिस्र में, मतलब मिस्र मतलब इजिप्ट में। ठीक है, और 4th है ये आपका स्पेन, और ये क्या है आपका बाइजेकियम, इस यहाँ पे आएगा टूनिशिया में। ठीक है, तो इस तरीके का ये मिलान है। तो यहाँ पर ये दोस्तों ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम ही आएंगे, लेकिन मैप में भी आपको इसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मिलान होगा, आंसर आपके पास है, तो इसको आप नोट कर लेंगे आंसर को। ठीक है, ये रहा आपके पास सामने आंसर। चलिए अब दोस्तों आ गया आपका 3rd चैप्टर। क्या आ गया 3rd चैप्टर, देखिए यायावर साम्राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, यायावर साम्राज्य में मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, आप बताओ। एग्रीकल्चर मतलब कृषि था, पशुचारण एवं शिकारी संग्रहण, या फिर ज्योतिष, या फिर शिल्पकारी। तो दोस्तों इनका जो मेन काम था, मेन काम क्या था दोस्तों इनका, पशुपालन एवं शिकारी संग्रहण करना। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी आपको सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, मंगोल लोग पशुपालन और शिकारी संग्रह करते थे, मतलब शिकार को इकट्ठा करते थे मार मार के। आगे चलते हैं, तो ध्यान देखिए, बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है। बर्बर मतलब क्या होता है, हिंसक, शक्तिशाली, गैर यूनानी, या फिर शिकार। दोस्तों यहाँ पे बर्बर का मतलब है गैर यूनान, अगर आपके ये 3रे चैप्टर में से आए तो ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है आपका, चीन की महादीवार का निर्माण क्यों किया गया था। आप आंसर में बता सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं आप A, B, C, आप जो आपको मन है वो लिख सकते हैं
कि क्यों 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 बनाई गई थी चीन की दीवार। ठीक है, राज्य की सुंदरता में वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए, या फिर यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, तो किस लिए बनाया गया था दोस्तों, तो बताएंगे फटाफट। तो जहां तक कि मुझे लग रहा था यायावर कबीले के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, मतलब किसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, चीन को यायावर कबीलों के आक्रमण से बचाने के लिए जो है वो चीन का दीवार को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। मतलब जो 4 बेटों को जो अधीन बनाया गया था सेना टुकड़ी, उनको क्या कहा गया था, नौयान। क्या कहा गया था दोस्तों, नौयान। याद रखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मंगोलियों में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी, तो दार्शनिक के रूप में, बर्बर शासक के रूप में, यायावर सम्राट के रूप में, या महान राष्ट्र नायक के रूप में। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर, आप लोगों को पता है वो हीरो ही माना जाता था मंगोलों का, तो यहाँ पर क्या है, महान राष्ट्र नायक के रूप में इनको मान्यता मिली हुई थी। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। तो आप सभी को पता है, कमेंट कर दीजिए, चाहे आंसर दिख रहा हो ना दिख रहा हो, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्या है, तेमुजीन। क्या था दोस्तों इसका बचपन का नाम या शुरुआती का नाम, तेमुजून था, तेमुजून जो भी है, तेमुजीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरीताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था, विभूषित, क्या लिखा है, ध्यान से देखो, विभूषित किया, देखो ध्यान से। तो समुद्री खान, बादशाह खान, जहांदार खान, या फिर है जोची खान, कैसा नाम है ना। तो यहाँ पे क्या है, जहांदार खान से किसने, सरदार की सभी कुरीताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो दोस्तों जहांदार खान। याद रखना, चंगेज खान को इस नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आ गया आपका 3 वर्ग। ठीक है, तो 3 वर्ग के एमसीक्यू को देखेंगे आप यहाँ पे। सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखिए, समांतवाद जर्मन शब्द प्यूड से बना है, जिसका अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, भूमि का एक टुकड़ा जो टुकड़ा बोलते हैं, सॉरी गलती हो गया, टंग जो है ना ट्विस्ट कर जाता थोड़ा सा। तो भूमि का एक टुकड़ा, क्या, समांतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, तो क्या बना है, भूमि के टुकड़े से बना है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, मार्क ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, हम समझते हैं इनकी सारी बातों को, पहले आंसर देख लेते हैं एक बार। केवल क्या है हमारा यहाँ पर, बी और चौथा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, रोम साम्राज्य का शासक था कौन, मार्क ब्लॉक। उसके बाद क्या है, उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, या फिर उन्होंने समांति समाज ग्रंथ लिखा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन है बी। इसमें क्या है, दूसरा और चौथा, मतलब 2 बातें हैं इसके अंदर। उन्होंने भूगोल के महान महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, और चौथा क्या है, उन्हें समांति समाज ग्रंथ लिखा। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें थी, जिसका नाम है, अब इसका नाम याद रख लीजिए। क्या नाम याद रखिए, मार्क ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर। तो इसने क्या किया था, पहले तो इसके बारे में सुनिए क्या किया इसने किया, उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। मतलब भूगोल के बेस पर इन्होंने मानव इतिहास को गढ़ा, और इन्होंने समांति समाज ग्रंथ लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है। तो श्रेणी शब्द का अर्थ बताना है, भिक्षुओं के रहने का स्थान। ठीक है, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती हो। दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है ना, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती हो, तो बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब क्या होता है, जो उत्पाद संस्थाओं जैसे पर नियंत्रण रखता है, गुणवत्ता, मूल्य, बिक्री पर नियंत्रण रखता है, यही चीजों को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, युग्म सम्मिलित कीजिए, फिर से आ गया युग्म वाला आपका। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, युग्म क्या है, ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का मतलब थोड़ा 2 3 4 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 3 4 1। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे इसको मेल करते हैं। क्या है, देखिए स्पेन किससे है, इसाबेला और फ्रेडिंड। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तीसरा, इंग्लैंड से कौन है भैया, आपका
तीसरा कहाँ है, हेनरी सप्तम, ठीक है, सप्तम, ठीक है। अगला है फ्रांस, फ्रांस से कौन है भैया, चौथे नंबर का आपका लुई 11वां, बिल्कुल सही है, फ्रांस से तो लुई 11वां ही था, याद होगा 9th की किताब में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन था आपका एक मैक्स मिलन, ठीक है, मैक्स मिलन जो था ये ऑस्ट्रेलिया से था। तो ये आपका सुमेलित हो चुका है। आपका स्पेन से कौन थे, तो इसाबेला और फर्डिनेंड, थोड़ा नाम अजीब होता है इनका तो बोलना थोड़ा कठिन होता है, हम हिंदी के छात्र थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। देखिए फर्डिनेंड, इसका नाम क्या है, फर्डिनेंड। अब अगला क्या है आपका फ्रांस, फ्रांस से कौन था आपको पता है लुई 11वां, और ऑस्ट्रेलिया से कौन है मैक्स मिलन, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके से, अगर ऐसा आ जाए तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। नहीं तो आप, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, किरण इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर, वहाँ पे भी सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है और मैसेज बता देना है आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, या टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित कहावत को ठीक करें। तो देखो यहाँ पे क्या, समानवाद की हवा स्वतंत्र बनाती है, तो दोस्तों क्या समानवाद की हवा स्वतंत्र बनाती है, नहीं, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों टाइम वेस्ट करना मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इसमें आपके सभी जो है क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं और थोड़ा बहुत जो भी किताब पढ़ा है वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और सारी चीज़ें दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। जो भी आपका 10 या 11 तारीख का जो भी आपका एग्जाम है वो अच्छे से आपका होने वाला है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बच्चों को ना इसमें थोड़ी सी वो कहते हैं ना टाइप की मौत आ जाना, बच्चों को क्वेश्चन देखना कि हाँ भाई होता ही नहीं हमसे, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए कथन, पहला कथन पढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। तो दोस्तों ये बात तो सत्य है, कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। अब कारण क्या है, देखिए भिक्षुओं के समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पढ़ा हो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो भिक्षु का एक समूह था फ्रेयार, आपको ये याद होगा अगर आपने किताब पढ़ा होगा, तो फ्रेयार एक भिक्षु का समूह था जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते घूमते अपने उपदेश यानी अपने जो भी विचार होते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। और मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कोई एक गलत होता तो आप बोल सकते थे कि कथन सही है निष्कर्ष गलत है, या कारण गलत है, दोनों इस तरीके से मतलब आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण तथा कथन की स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज ये नेक्स्ट चैप्टर ही आ गया आपका। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं आपका, इतने मैंने बोला 30-40 मिनट में आपका पूरा जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, तो इसके इस चैप्टर से देखिए, तो द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, ये बंदे ने जो है, ये रहा जो हमारा फर्स्ट है, इसने क्या लिखी थी, द लास्ट सपर, ठीक है, लियोन क्या बोलते हैं यार, बड़ा अजीब सा नाम है भैया, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है इनकी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लिखा है लियोनार्डो दा विंची जो भी है यहाँ पर, अब ठीक है ध्यान देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए गुटनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों पहली पुस्तक कौन सी थी, बाइबल की 150 प्रतियां, क्या बाइबल की 150 प्रतियां जो कि किसके द्वारा, गुटनबर्ग द्वारा छापी गई थी, ठीक है। याद रखना बाइबल की 150 प्रतियां जो हैं वो गुटनबर्ग द्वारा छापी गई थी, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया मार्टिन लूथर वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ देखिए, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया अभियान क्या कहलाया था दोस्तों। तो याद रखना इस चीज को, तो क्या लिखा है, प्रोटेस्टेड सुधारवाद, ठीक है, प्रोटेस्टेड सुधारवाद जो था आपका, ठीक है ना, ये था। अब रेनेसा कमेंट करके बता दीजिए रेनेसा क्या था, कौन थे ये व्यापारी वर्ग थे जो कि उभर कर आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टेड सुधारवाद, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कोपरनिकस ने क्या सिद्ध किया था। तो दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन में भी था 2 मार्क्स के, जो कि मैंने आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी था जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो उसने क्या करा था,
पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये वाली बात कही थी दोस्तों। यही हमारा जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही बात कोपरनिकस ने सिद्ध की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी दोस्तों, तो सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। क्या दोस्तों? कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। ठीक है, याद रखना क्या था? सोसाइटी ऑफ जीसस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जेसुइट कौन थे? तो जेसुइट कौन थे दोस्तों? सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब क्या होते हैं? आपके फॉलोवर कहते हैं जिसे। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे। जेसुइट कौन थे? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे। ठीक है, याद रखना है आपको। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है। भिक्षुक मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? कौन से देश के निवासी दोस्तों बताएंगे आप लोग? ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे दोस्तों? जर्मनी के थे। कौन? भिक्षुक मार्टिन लूथर किस देश के थे? तो जर्मनी के थे, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अब आगे आपका छठा चैप्टर, तो ध्यान देंगे छठे चैप्टर में से मैंने बोला है ना आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शेल्टर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? शेल्टर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? डच, ब्रिटिश या फ्रांसी या पुर्तगाली? तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शेल्टर शब्द का यूज जो है किया जाता था, ब्रिटेन लोगों के द्वारा या फिर ब्रिटिश लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लातिनी शब्द। क्या बोला? लातिनी शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ क्या होता है? तो वानर, गांव, ठीक है, या दक्षिण या समुद्र। तो दोस्तों क्या होता है? ऑस्ट्रल शब्द का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है ना, दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है ना, कौन से शब्द का? ऑस्ट्रल। लातिनी शब्द ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है? तो दक्षिण होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी थी? बताओ दोस्तों। कैनबरा। नाम पे होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? तो कैनबरा थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए टेरा न्यूलियस। ठीक है, टेरा न्यूलियस शब्द का क्या अर्थ है? तो जो किसी को या जो किसी की नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोला? टेरा न्यूलियस, इस शब्द का मतलब है जो किसी का भी ना हो या जो किसी की नहीं है। कोई चीज जो है वो किसी की भी नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेरा न्यूलियस कहते हैं, याद रखना है एमसीक्यू में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? इसका मतलब क्या है? नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आप नेशनल सॉरी डे के दिन ही आप अपने माफी मांग लेना। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? आपका 26 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 मई। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, याद रखना नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? आपका 26 मई को। अब देखिए अब एक और आगे कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए नीचे दो कथन वाक्य दिए गए हैं, एक कथन तथा दूसरे कारण रूप में है, तो सही उत्तर चुने। देखिए पहले स्टेटमेंट सुनते हैं कथन। देखिए 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। ठीक है, मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिले हैं। कारण हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने की उम्मीद में अमेरिका आए थे। और दोस्तों ये गोल्ड रश वाला क्वेश्चन है जो कि आपका 8 मार्क्स में बनने वाला था दोस्तों। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है आपके। ठीक है ना, 1840 के अंदर ही संयुक्त राज्य में पाया गया था, और ये जो है हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग, यूरोपीय लोग यहाँ पर आए थे गोल्ड की तलाश में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए। अब व्यक्ति को पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, एक जर्मनिक दार्शनिक थे, इन्होंने अमेरिका फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में देखा। तो कौन थे दोस्तों? ये कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, याद रखना इनके बारे में। ठीक है, क्या थे ये? एक जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने अमेरिका फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपियों के रूप में देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे 7वां चैप्टर आ गया आपका आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ध्यान दीजिए। देखिए दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यांगत्सी, हुआंग, पर्ल या छांगजियांग? तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी सबसे लंबी नदी थी आपकी यांगत्सी। ठीक है ना, कौन सी थी? यांगत्सी। ठीक है, याद रखना तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, आगे यांगत्सी। अब देखिए चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह कौन सा था? छुई, मांचू, उड़चुर,
हान। देखो कैसे अजीब से नाम है भैया, हम तो पढ़ लेते हैं किसी तरीके से, कभी कभी तो मुंह लड़खड़ा भी जाता है कुछ कुछ वर्ड में। ध्यान दीजिए, हान। तो हान क्या था, ये चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान थी, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीपीय नहीं है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू या फिर कोशिक्यो। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक जो नाम है ना, जो अजीब सा, जो पढ़ने नहीं आ रहा, यही लगा दो सीधा। होन्शु, क्यूशु और शिकोकू तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये कोशिक्यो ये जो है नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे चलते हैं। जापान की राजधानी क्या थी, तो टोक्यो। मुझे मत टोक्यो, मैं जापान जा रहा हूँ, ठीक है भाई। जापान की राजधानी क्या थी, टोक्यो। अगला क्वेश्चन है आपका, जापानियों की कानूनी सोच किस देश से प्रभावित थी। तो दोस्तों बताओ किस देश से प्रभावित थी, पश्चिमी देशों से, मतलब कि ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। कहाँ से, जर्मनी से। फिर से दोस्तों, जर्मनी से। जापानियों की कानूनी सोच किस देश से प्रभावित थी, तो जर्मनियों से, ठीक है, याद रखना, जर्मनियों से। आगे चलते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर आपके सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको किरण इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर सर्च करना है और होम पे जाकर वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां जाकर आपको सारी वीडियो देख लेनी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अब आप सीधा मैप की वीडियोस में, जहां पर आपका 5 मार्क्स दोस्तों पक्के होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको, आपका दिन शुभ हो और आप अच्छा पढ़ते रहिए, ठीक है।